हमारे घर में हमेशा से बच्चों में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, एक ज़र्रा बराबर। यानी ये अचीवमेंट हमारा ये है कि हमने बेटी को ज़्यादा बेटे से नहीं रख किया। लोग का अचीवमेंट होता है कि बेटी को बराबर कर देते हैं, हमारा अचीवमेंट है कि हमने बेटे को बराबर की पोजीशन दी। तो बाकी ये कि दोनों, लेकिन वो बेटियां जो हैं उनका एक एटीट्यूड अलग होता है। वो जितना मुझे बोल सकती है जो चाहे उतना बेटा नहीं बोलता है। मैंने मना नहीं किया उसे, मगर वो बोलता नहीं, वो उसके दिल में रहेगी बात, लेकिन वो इतना खुल के नहीं बोलेगा मुझे जितना ये बोलती है। इसको तो छोटी सी थी और बड़ी लॉजिकल थी, हमेशा से लॉजिकल और सेरेब्रल। तो मेरे दोस्त इसे रानी जेठमलानी कहते थे। जब 7 साल की थी, रानी जेठमलानी अपने समय की बहुत बड़ी लॉयर थी। ये राम जेठमलानी की बेटी थी, चली गई बेचारी दुनिया से। तो इसको ये तब भी बहस करती थी, कोई बात सीधे मानेगी नहीं, मगर ये कि मुझे उसे लगता था कि इसमें दम है, ये झगड़ती है मुझसे तो इसमें दम है। ये नहीं झगड़ता था मुझसे, तो मैं इसके लिए बहुत परेशान था कि ये लड़के में दम है कि नहीं है, ये कुछ करेगा। इसलिए कि जब खड़ा हो जाता माँ बाप के खिलाफ तो ऐसा लगता है यार पावर है इसमें, तो वो ये दिखाता नहीं था मुझे। मगर ये कोई 20-21 साल की उम्र में इसने गियर चेंज किया और फिर जो है दूसरा आदमी बन गया ये। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और उसमें एक अच्छी बात है कि अपने अचीवमेंट, अपना पैसा, अपनी पॉपुलैरिटी, अपना फेम, एक धेले का उस पे असर नहीं। उसके वही दोस्त जो स्कूल के थे, कॉलेज के थे, वही सर्कल है, उन्हीं से मिलना जुलना है। फिल्म वालों से काम होता है तो मिल लेता है, नहीं है तो नहीं मिलता। जो उसका एटीट्यूड है लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने कजन्स के साथ, सब एक पी गया है मगर छलकता नहीं है, बहुत बड़ी बात है। હવે આપણે ઓડિયન્સ સવાલ પૂછી શકે છે। કોઈએ ફરહાન અખ્તરનો નંબર માંગવાનો નથી, એ મેં માંગી લીધો છે અને મારી સાથે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ખાલી મને જ મળવાનો છે। देखिए मैं आप लोगों को फरहान अख्तर का नंबर नहीं दे सकता, मुझे एक्सक्लूसिवली इन्हें दे। बिल्कुल। ये कल से मुझे टॉलरेट कर रही हैं मेरे बेटे की वजह से। डॉक्टर रूपल शाह। माइक। हेलो, हाँ सर, मुझे आपसे ये जानना है कि जावेद अख्तर सर को कौन से जावेद अख्तर पसंद है, पोएट, राइटर और थिंकर? मुझे थिंकर पसंद है। बैठिए। एक तो सकाट्री में आप यहाँ को होंगे, सकाट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, उनका ये बिलीफ है कि कोई स्लिप ऑफ टंग बेमाने नहीं होती है, मीनिंगफुल होती है। तो आपका जो स्लिप ऑफ टंग था उसे मैंने नोट किया। एक, अब वो जिसकी भी सोबत में आप बिगड़ी हो मुझे क्या मालूम। नहीं सर, उसको लगा कि फरहान बोलेगी तो ऐशा डांटेगी, इसलिए। हाँ जी कोई बात नहीं। तो आपको एक बात बताऊं, सबसे शॉर्टकट है पागल होने का, जो आसान तरीका है वो है कि अपने बारे में सोचना शुरू करो। मैं कौन हूँ? क्या मैं एक कवि हूँ, पोएट हूँ, या मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, या मैं एक थिंकर हूँ, या मैं एक इंसान हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, कि मैं पति? ये सब पागलपन होने की निशानी है। इससे आदमी हो जाता है पागल जब अपने बारे में सोचना। सोचो अपने काम के बारे में, सोचो लोगों के बारे में, सोचो इश्यूज के बारे में, जिंदगी के बारे में। अपने बारे में सोचना कोई मतलब नहीं, अपनी गलतियों के बारे में सोचो। ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, इसे करेक्ट करना चाहिए, बस। बाकी इंसान जो है वो एक नहीं है, और कोई भी यहाँ जो बैठा है वो एक आदमी नहीं है। हर आदमी जो है वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है। एक इंसान कितने रोल प्ले करता है। आम इंसान को ले लो, वो किसी का बेटा है या बेटी है, किसी का भाई है या बहन है। कोई अगर काम करता है तो वहाँ वो टीचर है या प्रोफेसर है, या वो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मैनेजर है। वहाँ उसके कोई दोस्त है, वो किसी क्लब का मेंबर है, उसे कोई स्पोर्ट से मोहब्बत है। तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के वो सैकड़ों हैं। अब उससे पूछें आप ये बताइए कि आप माँ हैं या बहन हैं या बेटी हैं,
वो क्या बताएगी बेचारी, वो सब कुछ है। तो उसी तरह हर इंसान जो है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है पर्सनालिटीज के, वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, उसमें चुनने की जरूरत ही नहीं है, वो सब मिलके एक इंसान बनता है। तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं ये हूं कि वो हूं कि वो हूं, मैं सब हूं, जो अगर नहीं होता तो मैं करता ही नहीं वो काम। हम सब बहुत सारे रोल्स में, बहुत सारे रिश्तों में बटे, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब अपनी दोस्तों से आप बात करती हैं आपकी भाषा कुछ और होती है, तरीका कुछ और होता है। आप जब अपने पेरेंट्स से बात करती हैं कुछ और होता है, अगर आपके बच्चे हैं तो उससे कुछ और होता है। हम लोग सब रोल प्लेइंग करते हैं, हम सब विदाउट एक्सेप्शन। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और मैं सॉन्ग राइटर भी हूँ और पोएट भी हूँ और सोशल कमेंटेटर भी हूँ। हर आदमी सब कुछ है, हर आदमी के सैकड़ों रोल है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हेलो हेलो, आपके और साहिर के जो रिलेशंस रहे हैं अभी तक के, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। थैंक यू। साहिर साहब एक्चुअली टू बिगिन विद मेरे मामा जिनका जिक्र किया था, उन्होंने मजाद बहुत बड़े पोइट थे, बहुत बड़े पोइट। उनके कलीग थे, दोस्त थे। फिर मजाज तो दुनिया में रहे नहीं, बहुत यंग एज में मर गए। तो मेरे फादर के दोस्त थे वो, और उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैंने उन्हें अपने बचपन से देखा है। देन समहाउ इन स्पाइट ऑफ अ big gap of age between us, perhaps 25 years or 30 years, we also became friends. And it was interesting कि वो कैसी दोस्ती थी। मैं 20-21 साल का था, वो 50 से भी ऊपर होंगे, और टॉप के सॉन्ग राइटर थे। ही वॉज द हाईएस्ट पेड सॉन्ग राइटर ऑफ हिज टाइम। मेरे पास घर भी नहीं था, मैं तो स्टूडियो के कंपाउंड में सोता था। बाप से रेबल हो गया था, घर पे भी नहीं था। और मैं कभी उन्हें फ़ोन करता था स्टूडियो, तो वो फ्री होते थे, कहते आ जाओ। तो मैं बस में बैठ के, वर्सोवा में रहते थे, वहाँ चला जाता था, उनके साथ बैठता था। वो मुझे स्कॉच विस्की पिलाते थे, वरना मैं सिर्फ ठर्रा पिया करता था। तो और अपनी कुछ पोइट्री लिखी है वो सुनाते थे, कोई नया गाना लिखा है वो सुनाते थे। 20 साल के लड़के, कोई 21 साल के लड़के, टॉप का आदमी। मैं भी कमाल का था, मैं अपनी फ्री ओपिनियन देता था। ये वर्ड क्या आपने यूज किया है, क्यों किया है, ये सब बातें, ये पोएम में आप कहना क्या चाहते हैं, ये सब। और वो सुन के बहस करते थे मुझसे। मुझे वो जावेद नहीं कहते थे, नाम ही नहीं लेते थे मेरा, मुझे नौजवान कहते थे। और बताओ नौजवान क्या हाल है, नौजवान तुमने जो कहा, नौजवान ही बोलते थे। एक जमाना था भाई, मैं नौजवान था, आप ऐसे हैरत से मत देखिए मुझे। तो हम ऐसे क्या नौजवान, ये सब एक्सप्रेशन वहां दिखाई दे रहा था मुझे। तो मैं शाम को जाता था, तो लेट नाइट वो वर्सोवा जो था, अब तो खैर एक कंजेस्टेड एरिया हो गया, उस जमाने में वीरान जगह थी। रात के 10 बजे कोई आ जा नहीं सकता था वर्सोवा, तो वहीं सो जाता था, फिर सुबह आ जाता था बस पकड़ के। एक दिन मेरे पास जो काम था वो भी चला गया। अब मेरे 30 रुपए थे उस होटल में जिसमें मैं खाना खाता था, 30 रुपए वहां जमा थे। अब मुझ में और स्टारवेशन में 30 रुपए का डिस्टेंस था, बीच में 30 रुपए। तो मैं उनके घर अर्ली मॉर्निंग गया। तो पहले तो उन्हें शौक लगा होगा, ये सुबह क्यों आया है, ये तो शाम को आता था। तो नाश्ता कर रहे थे, आओ बैठो नौजवान नाश्ता करो। तो मैं बैठा, तो मैंने कहा उसके बाद वहीं टेबल पे ही कि साहिर साहब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अगर कहीं किसी भी प्रोडक्शन में कह देंगे तो मुझे असिस्टेंट वगैरह कुछ ले लेंगे लोग। मतलब मेरी हाईएस्ट सैलरी जो थी 5 साल के स्ट्रगल में वो थी 175 रुपये महीना। तो ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, इतना ही मिल जाए तो ठीक है। तो हाँ उसमें क्या है, फ़कीर कोशिश कर, अच्छा अपने को से फ़कीर बोल, फ़कीर कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बैठो ऐसे। फिर वो उठ के गए, अपना बेडरूम उनके ड्राइंग रूम के सामने ही था। अच्छा उनकी आदतें मैं जानता था, उनकी जेब में एक कंघी रहती थी जेब में, और जब टेंशन में होते थे या उलझन में होते थे तो कंघी निकाल के
करने। इसके मतलब ये कुछ सोच रहे हैं, किसी उलझन में है। तो मुझे उन्होंने, नौजवान इधर आओ, मैं गया तो उन्होंने कंघी कर रहे थे मिरर के सामने खड़े ड्रेसिंग टेबल। वो क्या है, ये सब दिन हमने भी देखे हैं, ये भी गुजर जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये तुम रख लो, फिर मुझे वापस कर देना जब हो। तो मैं देखा टेबल पे कुछ पैसे रखे हैं। अब ये देखो कि ये आदमी को ये अंदाजा था कि इसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पैसा इसे ऑफर करूं। उनको ये हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ में पैसा लेके कहते ये रख लो, और घबराए हुए कि मैं इसे दूं कैसे, कि ये इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरा। इसने आज तक कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, पहली दफा आके कह रहा है मुझे काम दिला दीजिए कहीं। तो मतलब नर्वस थे वो। तो मैंने कहा नहीं साहिर साहब, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, अभी तो 10-15 दिन तो खा ले, 30 रुपए में हम 10-12 दिन खा लेते थे खाना। वो कैसा होता था ये मत पूछिए। तो उन्होंने उठा के मेरी जेब में डाल दिए। नहीं नहीं रख लो, मुझे वापस कर देना, मैं वापस लूंगा, ये कर्जा है। तो सच बात ये है कि फिर उसके बाद मैंने ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं किया, इसलिए कि जरूरत तो थी। तो मैं बाहर निकला तो मैंने जेब में से वो पैसे निकाले तो 200 रुपए थे। 200 रुपए वॉज अ फॉर्च्यून। मेरी तो 2-2.5 महीने की लाइफ बन गई 200 रुपए में। ये जाके जमा करने थे 2 महीने खाऊं, 3 महीने। अब बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर हम सलीम जावेद हो गए, फिर दीवार में, त्रिशूल में, काला पत्थर में ये गाना लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट हमारी। तो नरेशन होता था तो ये भी बुलाए जाते थे। तो हम म्यूजिक डायरेक्टर भी बैठा है वहाँ, एक्टर्स अमिताभ, शशि, ये सब बैठे हैं, संजीव और साहिर साहब बैठे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अगर वो है खयाम तो वो बैठे हैं, यश चोपड़ा, उनकी बीवी पैम जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब वो स्क्रिप्ट मैं सुना रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद ड्रिंक्स वगैरह सर्व होने लगते थे। तो मैं हमेशा ओज़ोन में शराब पीता था। तो मैंने आपको बताऊँ आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने 31 ईयर्स कंप्लीट किए टीटोटलर होने के। मैंने 91 में 31 जुलाई को आखिरी दफा बकाडी पी थी और कसम खाई थी कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये 31 ईयर्स हो गए। मैंने शैंपेन को टच नहीं किया कभी। ऐसे टोस्ट करते हैं, जबान लगा, मैंने नहीं। तो बहरहाल अब हम पीते थे उस वक्त। तो मैंने साहिर साहब वो आपके 200 रुपये में खा गया हूँ, अब देखिए दे सकता हूँ, नहीं दे रहा हूँ, मेरा भी कमाल है। तो हंसते थे, ले लेंगे भाई, कभी ले लेंगे, या कभी कहे छोड़ो यार क्या बात। तो कभी थोड़े से हल्के से इरिटेट भी होते थे और कभी इंजॉय भी करते थे इस जोक को। खैर वो भी दिन चले गए। एक दिन मैं घर पे था, रात को 8:30-9 बजे मुझे फोन आया, साहिर साहब का हार्ट फेल हो गया। और वो उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे कपूर साहब, डॉक्टर कपूर, उनके साथ ये बैठे खेल रहे थे रमी टेबल पे, और 2-3 लोग और थे। एंड ही डाइड देयर, राइट देयर ऑन द चेयर विदाउट एनी वार्निंग। तो उनकी बॉडी उनके घर लाए, तब तक ले आए थे। मुझे फ़ोन किया, मैं उनके घर पहुंचा। तो उनके घर में उनकी एक सिस्टर थी और एक साबिर दत्त जो कज़न थे इसके, सुनील दत्त के, वो क्लोज कॉन्फिडेंट थे साहिर के, और उनके घर में ही रहते थे। उनका बिजनेस ये वो सब वही संभालते। तो वो थे 2 आदमी। अब रात को 10-10 बज गए होंगे जब मैं पहुंचा। तो बात हो रही थी कि इतने में डॉक्टर कपूर का फ़ोन आया। मुझसे बात की उन्होंने। उनका देखिए वो हाथ और पैर आप देखिएगा कि स्ट्रेट रहे, वरना रिगर मोटिस हो जाता है तो हाथ वैसा ही रह जाएगा जैसा था, तो उसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। तो मैं ठीक है, मैं उस कमरे में गया जहाँ उनकी बॉडी रखी थी, सफ़ेद चादर से ओढ़ी हुई। मैंने खोला, ये राइट हैंड था जिसको मैं सीधा कर रहा था। तो मैंने उस राइट हैंड को होल्ड किया और मुझे थॉट आई कि इसी हाथ ने वो सारे गाने लिखे हैं जो हमें, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, मन रे तो काहे ना धीरे, गाने ही गाने शायर सुपर हिट। ये हाथ है भी मिट्टी हो गया है, कुछ नहीं खत्म। सीधा किया मैंने हाथ, लेट नाइट हो गई थी, वहीं सोफा पे उनके सो गया। अब जब मेरी आंख खुली तो वहाँ BR चोपड़ा, रामानंद सागर और यश चोपड़ा और ये सब बैठे हुए। मैं इतनी नींद में था कि जब होश आया तो वहाँ तो जमघटा लगा हुआ था, उसी कमरे में जहाँ मैं उस पर सो रहा था। खैर मैं उठा, मुँह धोया मैंने वहीं।
अब उनको कहा भाई चलो उनका जनाजा ले जाए। तो अब ये मुसलमानों में औरतें कब्रिस्तान में नहीं जाती हैं। ओशिवारा में कब्रिस्तान है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है उर्दू में, यहाँ औरतों का अंदर आना मना है। तो मैं वहाँ रोज जाता था उस रोड से रिकॉर्डिंग के लिए सहारा के स्टूडियो। तो मैंने एक गाड़ी रोक दी, मैंने देखा एक मुल्ला जी खड़े, मैंने बुलाया उन्हें। मैंने कहा भाई एक काम कर दीजिए, कम से कम इतना तो लिख दीजिए यहाँ जिंदा औरतों के आने का, तो इतना तो कर दो यार, है। खैर वो एक अलग कहानी है। तो अब उनकी बहन तो गई नहीं, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ ग्रेवयार्ड थी, उसमें उनकी ग्रेव रखी गई, जो भी सब खड़े चुपचाप सर पे रुमाल रुमाल बांधे। खत्म हो गया वो भी किस्सा। मैं बाहर निकल के, मैं उस जमाने में खुद ही ड्राइव करता था, तो मैं गाड़ी में बैठ रहा था कि एक भागता हुआ आदमी आया, मैं उसे पहचानता था, वो एक राइटर का हस्बैंड था, अच्छा आदमी। तो कल जावेद तुम्हारे पास 200 रुपए है? तो मैंने कहा हाँ होंगे। तो कहने यार वो जो जिसने ग्रेव डिग की थी और जिसने वो तख्ते वख्ते लगाए थे उसको 200 रुपए देने हैं। तो मैं तो कहने, मैंने सुना तो मैं तो भागता हुआ ऐसे ही आ गया हूँ, कुर्ता पजामा पहने सो रहा था मैं, तो उठ के ऐसे ही आ गया, मेरे पास तो है नहीं कोई। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये ले लीजिए। मैं 200 रुपये दे दिए, मैं गाड़ी में बैठा। मैं कुछ 100 यार्ड्स गया हूँगा कि मैंने गाड़ी सड़क पे किनारे करके रोक थी, और मुझे याद आया कि ये तो कर्जा था, ये आज वापस लिया है। ये अजीब इंसिडेंट है, एग्जैक्टली उतना ही पैसा। और इट मे साउंड वेरी ड्रामेटिक, बट इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू, कि जो पैसे बरसों पहले उसने दिए थे और जिसका मैं मजाक करता था, वो उनकी डेथ पे, उनकी खबर के पेमेंट के लिए उन्होंने वापस ली मुझसे। क्या सुना दूं? साहिर जी के तो कितने गाने मुझे ऐसी ज़बानी याद है, और उन गानों का कमाल ये है कि अगर आप गाएं नहीं, ऐसे ही सुना दे तो भी अच्छे। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। फिल्म का गाना। एक और सुना तो ये फिर सुबह होगी में था, हालांकि उसका सबसे मशहूर गाना तो वो कैन आई गेट सम टिश्यू पेपर्स। ये भी एक प्रॉब्लम है सर, जब मैं जरा सा इमोशनल होता हूँ तो आंखों में तो आंसू नहीं आते, कुछ नाक बहने लगती है। अब ये क्या है, किसी डॉक्टर से पूछूंगा क्या चक्कर है, मेरे सारे इमोशन नाक में क्यों हैं। चलिए जब आएगा तो आएगा, तब तक। अरे वाह, ये देखिए ऑडियंस हो तो ऐसी हो साहब, थैंक यू। एक हीरे की अंगूठी की भी जरूरत थी। अच्छा खैर, आप इनका एक गाना था, दो बूंदें सावन की, एक सीपी की कोख में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। दो कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीज गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको। ये है गाने जो लिखे। जी सर।
હવે આ છેલ્લો સવાલ આપણે 5 જ મિનિટ છે જી. क्या हो रही है बातें? અભી લાસ્ટ अरे लास्ट क्या, जल्दी क्या है, आराम से बैठो, हम तो इन्हीं के लिए आए. हॉल में अगर लाइट्स ऑफ करने वाले हों तो अलग बात है, ना बैठो. सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मतलब वो कौन सा एक्टर है जिसके लिए आप स्क्रिप्ट डायलॉग या स्टोरी लिखने के लिए डेस्परेट होते हैं? देखिए, हमारा तो फेवरेट इस कॉलेज में दिलीप कुमार था, और जब काम किया तो अमिताभ. जो ज़्यादातर काम ही अमिताभ के साथ किया है. अब उस जैसा कोई, इन जैसा दिलीप कुमार जैसा, अमिताभ जैसा कोई एक्टर आएगा तो वो मेरा फेवरेट हो जाएगा. अभी तक आया नहीं. ये यहाँ पर थोड़ी विमेन रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है. इधर दीजिए, इधर फोन, इनको इनको. हाँ सर, जरूर जरूर. बालकनी में है. हाँ, 100%. अभी मैं माइक भिजवाता हूँ आपको. I'll see to it that you get the mic. My question is, we generally say that we destined to do things, या बोलते हैं कि ये तो लिखा हुआ है तो ये होना ही है, या लिखा हुआ है destined to meet someone. So what is your lookout on destiny, or like is it actually destined? It's a very good question. Thank you. इससे ज़्यादा गलत बात हो ही नहीं सकती कि ये तो डेस्टिनी है. अगर डेस्टिनी है और लिखा हुआ है तो पाप पुण्य कैसे है भाई? जो लिखा हुआ है वो हो रहा है. अब मतलब कल को आप अमजद खान को अरेस्ट कर लें, तूने हाथ काट दिए थे संजीव कुमार के, वो कहा जी मेरा रोल था, मुझे यही रोल दिया गया तो मैंने कर दिया. अगर डेस्टिनी में एक आदमी के है कि वो मेरा मर्डर करे तो उसका तो दोष नहीं ना, उसकी डेस्टिनी में लिख दिया गया था, वो क्या करे बेचारा. गलत है. ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट और डेस्टिनी का कंपैटिबल नहीं. या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है. और अगर सब लिखा क्या है, सब आप लोग, हम लोग क्या है, अपने को बड़ा सीरियसली लेते हैं. हम वी आर पॉम्पस पीपल कि जो हम ये जो स्पेशी है होमो सेपियन, वो अपने को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है. मैं इस यूनिवर्स में क्यों हूँ? मुझे एक मरतबा एक स्पिरिचुअल लीडर, नाम नहीं लेना चाहता, उनसे बहुत बहस हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हैव यू एवर थॉट व्हाई यू आर इन दिस वर्ल्ड? तो मैंने कहा स्वामी जी आपके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, अपने बारे में बता सकता हूँ कि व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड एंड द रीजन इज अनप्रिंटेबल. क्या बात कर रहे हैं यार, कि क्यों है आप इस दुनिया में? यू आर जस्ट अ फ्लूक, यू आर जस्ट अ लकी स्पर्म. हाँ, अब आप इतनी सीरियसली ले रहे अपने आप को. मैं इस दुनिया में क्यों हूं? तुम ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता भाई? मैं नहीं भी होता तो क्या हो जाता? दुनिया चलती रहती है. और जब मैं नहीं होऊंगा और हम नहीं होंगे तो दुनिया चलती रहेगी. लेट्स नॉट टेक आवरसेल्फ वेरी सीरियसली. मैं क्यों हूं? एक जो आपके घर में जो लॉन है, एक घास की पत्ती तोड़िए, पूछिए क्यों है? क्यों है? क्या उग गई है? ऐसे ही हमें, वी आर मीनिंगलेस. जिस चीज की ना कोई बिगिनिंग है ना कोई प्रॉपर एंड है, उसका मतलब क्या है? फैक्ट ये है कि वी कम फ्रॉम नथिंगनेस एंड वी विल गो इनटू नथिंगनेस. देयर इज अ गैप. ये गैप में क्या है कि ये एक बबल बना है केमिकल्स का, जिसको सुनने, देखने, टेस्ट करने, टच करने, सोचने की फैसिलिटी मिल गई है. जिस फॉर्म में वो बबल बना है उसमें ये खूबियां है. ये टेम्पररी है. जैसे ही आप जन्मे, आपको एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, मेंबरशिप एक क्लब की मिलती है. उस क्लब का नाम है ह्यूमन सोसाइटी. ये हॉल मैंने नहीं बनाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने डिस्कवर नहीं की है, ये सामने जो फिल्म दिखाई दे रही है, ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था. हजारों चीजें हमारी, ये कपड़े मैंने नहीं बुने हैं, ये जूते मैंने नहीं बनाए हैं. ये चीजें सैकड़ों और हजारों साल में डिस्कवर हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं, बनी उन लोगों ने बनाई हैं जिनकी अभी मेंबरशिप खत्म हो चुकी है. ये इस क्लब के मेंबर थे एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड दिस, which is giving me lot of comforts. Now all I have to do is to, if
बिफोर माई मेंबरशिप गेट्स एक्सपायर्ड, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट छोटा मोटा मैं भी कर दूं, क्लब थोड़ा सा बेटर हो जाए। और अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो कम से कम क्लब में केओस ना करूं। मैं थैंकफुल हूं कि इस क्लब ने मुझे फैसिलिटीज दी है और मैं चला जाऊं। ये है जिंदगी, इससे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अच्छा, आदमी से आप कहें कि लाइफ आफ्टर डेथ, कोई लाइफ नहीं है, जो मैं मानता हूं कोई लाइफ नहीं, तो वो पसंद नहीं करता। वो एक बार पैदा हो गया तो मरना नहीं चाहता। वो दोबारा जन्म लेने को तैयार है। वो स्वर्ग में, नरक में, हेल में, हेवन में, जन्नत में, जहन्नुम में जाने को तैयार है। वो कुत्ता बन के पैदा होने को तैयार है, बिल्ली बन के मगर मरने को तैयार नहीं। और फैक्ट ये है कि वो मर जाएगा। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि कल जो आपने बाथरूम में कॉकरोच निकला तो उसे मार दिया था, वो कहाँ गया, उसकी सोल कहाँ गई? वो भी दोबारा जन्म लेगा ये कॉकरोच, या स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा? कल जो आपने मक्खी मार दी थी, मच्छर मार दिया था, उसका क्या होगा? उसका लाइफ आफ्टर डेथ है उसकी, मच्छर की, कि नहीं है? नहीं, उनकी नहीं है। उनकी सोल का क्या होगा? उनके सोल भी नहीं होती, सोल सिर्फ आपके है। अरे भाई, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ, डोंट फ्लैटर। आप में और किसी भी जानदार में फर्क यह है कि यू हैव अ डेवलप्ड ब्रेन, दैट्स ऑल। और वो ब्रेन भी ठंडा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी। कंप्यूटर जैसे खराब हो जाते हैं, लैपटॉप खराब हो जाते हैं, ऐसे आपका ये लैपटॉप खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसके बाद ये सोचना कि कोई लाइफ दोबारा होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अभी देखो कितनी मकारियां हैं रिलीजन्स में। एक इन्होंने क्या किया है, हेल और हेवन बनाया है, और ये इसमें भी है, इस्लाम में भी एक हेल है, एक हेवन है, बीच में एक चीज है परगेटरी, उसे अरबिक में बोलते हैं बरज़ख। जब आपको वहां टेम्पररी वहां ठहराया गया, अभी तय नहीं हुआ है कि इन्हें हेल भेजा जाए कि हेवन। ये बहुत जरूरी है क्लर्जी के लिए, इसलिए कि मरते ही आदमी हेल चला गया और हेवन चला गया तो क्लर्जी का तो कोई रोल नहीं बचा। तो क्लर्जी ने अपना रोल क्रिएट किया है बाय क्रिएटिंग परगेटरी, कि अभी आत्मा वहां गई है। अब ये रिकमेंडेशन अगर करेगा ये क्लर्जी, तो बजाय हेल के हेवन में भेजा जा सकता, यहां पैसा खाने की गुंजाइश रखी है उन्होंने। ये सब बकवास है सब। मैं तो ऐसा मानता हूं, आज ही बात हो रही थी दोपहर में कि देखिए आपके, मैं जितने फ्लैट्स में गया हूं, इन लोगों के घरों में गया हूं, व्हाट ब्यूटीफुल हाउसेस दे हैव, सो हैप्पी टू सी दैट। यही फ्लैट जिसमें ये इटालियन मार्बल आपने लगाया हुआ है, इसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप हो पूरे फ्लैट में, कोने में आपके लिविंग रूम में एक चूल्हा हो, वहीं लकड़ी डाल के जलाया जा रहा हो, वहीं दाल पक रही हो, वहीं सामने चटाइयाँ बिछी हो, उस पर लोग सो रहे हो। जो गांव में जो कुछ होता है वो इस आपके इतने ग्लैमरस अपार्टमेंट में हो रहा हो, वो सब कुछ। तो हम क्या कहेंगे कि आदमी जो है ये आ गया है कहीं से, छोटे से गांव से, लेकिन ये मेंटली गांव में ही है। इतना अच्छा इसको फ्लैट मिला था, इतना लग्जूरियस अपार्टमेंट, उसकी हालत क्या की इसने देखो। बिकॉज मेंटली अभी गांव में है, ये शहर में ऐसे ही आ गया। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन 21st सेंचुरी। ये मेंटली 8th सेंचुरी में है, ये आ गए हैं, लेकिन इनकी सब हरकतें वही हैं जो डार्क एजेस की थी। जब तक कि आपका एम्बिकल कॉर्ड डार्क एजेस से नहीं कटेगा, आप मत सोचिए कि आप 21st सेंचुरी में हैं। यू आर अ गेस्ट हियर, बट एक्चुअली योर सिटीजनशिप इज इन द 8th सेंचुरी और 7th सेंचुरी। दैट्स ऑल। जब तक आप, यार मैं लोगों से पूछता हूं, बुरा ना मानना भाई, कि तुम कुक रखते हो तो 15 सवाल करते हो। पहले कहाँ कुक थे तुम? जी फला जगह। वहां क्यों नौकरी छोड़ी तुमने? साहब ये रीजन। क्या क्या पका लेते हो तुम? लिस्ट बताता है। अच्छा भाई देखो, हमारे यहाँ पार्टीज बहुत होती हैं, तो 40-40, 50-50 आदमी के भी खाना बनाना पड़ेगा। बना लोगे तुम? हाँ। छुट्टी कब लोगे तुम? संडे को तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी क्या? ओवर टाइम क्या चाहिए? यही ड्राइवर से आप सवाल कर, या ड्राइवर और कुक से 15 सवाल करके रखते हो और बिना एक सवाल किए गॉड रख लेते हो।
यू डोंट इवन आस्क भैया पहले कहाँ गॉड थे तुम, वहां क्या मिलता था तुम्हें, अच्छा करोगे क्या क्या तुम ये बताओ, है? लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है क्या बदतमीजी की बात कर रहा है, ये रियलिटी। इसे सोचो कि सवाल किया उससे कभी नहीं कि भाई अच्छा तो करोगे क्या क्या और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। मैंने तो लोग देखे हैं गॉड के लिए लड़ते मरते, मैंने गॉड को तो किसी को बचाते नहीं देखा आज तक कि ये गॉड आया उसने बचा लिया, ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। लोग मर रहे हैं गॉड के लिए, तो जिस गॉड को हमारी मदद की जरूरत हो हम उसे बचा रहे हैं, तो यार कमाल का ही हो। तो બાલ્કનીમાંથી છેલ્લો એક આખરી એક સવાલ બાલ્કની में जी हाँ बैल्कनी में नहीं, बैल्कनी में एक सवाल नहीं होगा, 3 लोग हो। पहले ये लड़की जो है ये बहुत देर से कह रही, आप इनको माइक दीजिए। इट्स वीमेन अरे एम्पावर भैया इतना कम किया, अगली बार आएंगे नहीं लोग, क्या समझ रही हो, मुझे तो अब आगे भी आना है और लोगों को बुलाना है। हाँ जी आप बोलिए। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। अरे भाई अब आप तो ज्यादा एम्बिशियस हो गई सॉरी सर, है। बट आप किसी एक का आंसर देने के लिए फ्री हैं। अच्छा बोलिए। बीइंग सूरती, मैं एक ये जानना चाहती हूँ कि बींगा आपका सूरत सूरत सूरतवासी 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 होने के नाते मैं ये जानना, आपका एक्सपीरियंस श्री संजीव कुमार जी से कोई है, योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद संजीव कुमार। एंड सेकेंड थिंग बीइंग अ लेडी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत सारे गाने लिखे, पर शबाना जी के ध्यान में रखते हुए क्या गाना लिखा। सर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए पहले सवाल का मैं बताऊं कि मेरा कोई इंटरैक्शन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और आगे बढ़, ऐसा नहीं हो रहा। संजीव कुमार की बात करें, अरे हम लोग ने बहुत साथ, हरी भाई बोलती है आप तो मुझे समझ में आता, तो उनके साथ तो हमने बहुत काम किया है और मेरी उनकी मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं 1965 में बॉम्बे गया था और मुझे एक जगह किसी ने बताया कि कमाल अमरोही नई पिक्चर शुरू कर रहे हैं, बहुत दिनों से बंद था उनका महल पिक्चर, जब से वो चली गई थी मीना कुमारी, तो अब उन्हें नए असिस्टेंट होना चाहिए, तो तुम जाके बात करो शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो मैं कमाल साहब के पास जाके रिक्वेस्ट की, साहब मिलना चाहता हूँ, पता नहीं किस मूड में थे, बुला लिया उन्होंने। मैंने उनसे बात की तो कुछ लगा होगा थोड़ा पढ़ा लिखा है, कहना अच्छा तुम आ जाओ। पूछा इंग्लिश लिख लेते हो? हाँ। तो मैं कंटिन्यूटी वाला अंग्रेजी में मैं ही था जो लिखता था, तो मैं चला गया कमाल स्टूडियो में। जिस दिन पहले दिन मैं गया वहां एक लड़के का स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, उसका नाम था संजीव कुमार, और हम दोनों साथ में वहां से निकले, पैदल चलते हुए अंधेरी स्टेशन गए और वहां से हम दोनों 3rd क्लास कंपार्टमेंट में साथ में खड़े होके, मैं बांद्रा उतर गया, वो ग्रैंड रोड चला गया। तो आता था, हम लोग साथ में वापस जाते थे स्टेशन तक, मैं टिकट लेता था बांद्रा का, वो टिकट लेता ग्रैंड रोड का। यहाँ से हमारी जान पहचान हुई और दोस्ती हुई। हरी भाई ने हमारी बहुत पिक्चरों में काम किया है, बड़ा अच्छा आदमी था, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था उसका। और एक उनकी ज़िंदगी में एक अजीब ट्रेजेडी, उनके फादर की डेथ हुई थी वो 50, हरी भाई की डेथ हुई 50 में, और उनके 2 भाई थे उनकी भी डेथ हुई 50-50। कोई ऐसा लगता है जैसे अंदर एक टाइम बाउंड एक क्लॉक है जो 50 पे आके रुकती है। तो ये पूरी फैमिली के जो मेल थे वो 50 में उनकी डेथ हुई, और वो बहुत कहने की ज़रूरत ही नहीं, उनकी एक्टिंग की तारीफ करने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, और वो तो सब जानते हैं। और एक्चुअली जब उन्होंने काम किया इसमें सीता और गीता में हरी भाई का रोल बहुत वीक था, ज़्यादा रोल इंटरेस्टिंग था धर्म जी का, वो जो जो तमाशा दिखाने वाला होता। ही हैड अ डॉक्टर्स रोल, और रोल बहुत टिमिड था, बट ही मेड इट सो इंटरेस्टिंग ओनली बाय हिज परफॉर्मेंस। तो बहुत शोले में, अब बताइए उनकी जगह कोई दूसरा ठाकुर होता तो वो काम तो नहीं करता जो उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, एक सवाल आपका और भी था, वो क्या?
शबाना जी के लिए एक कविता। देखिए, आप इस ख्याल में मत रहिए कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ चलिए, अभी किसी और को दे दीजिए। हेलो सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बॉम्बे 10 साल रहा हुआ हूँ, 2 मूवीज़ में काम किया हुआ है। जनवरी में सूरत आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था सर आपके लिए कि ज़िंदगी में अगर आपको 2 चीज़ें में से एक चीज़ चूज़ करने को मिले तो आप क्या चूज़ करोगे, पैसा या ज़मीर? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं, ये सच है। लेकिन एक बात बताऊं, एक बहुत हिंदी के प्रोफेसर थे, बैठिए आप, आपने मुसीबत में तो डाल ही दिया, आप क्या खड़े क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात किसी से कही थी, मैंने उनसे डायरेक्टली नहीं सुनी लेकिन घूम के आए। कहने बेटा देखो, ज़मीर जो है वो 1 रुपए जैसा है, उसमें चवन्नी खर्च कर दिया करो और 12 आने बचा के रखो। पूरा रुपया बचाने जाओगे ना तो एक दिन पूरा रुपया चला जाएगा। जिंदगी जो है कॉम्प्रोमाइजेस चाहती है, हर बार हर चीज आपकी मर्जी की नहीं हो सकती है, तो कहीं आपको रखा चलो जाने दो यार, ठीक है अभी, लेकिन उसकी भी हद होती है। एक वक्त ऐसा होता है, इससे आगे तो भैया हम बर्बाद हो जाए, हम तो नहीं मानेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। मैंने जितनी फिल्में की उतनी फिल्में छोड़ी भी है। कुछ कुछ होता है कि पहला गाना तो मैंने लिखा था, कोई मिल गया मैं तो हिल गया, मैंने लिखा हुआ गाना। इसने तब तक टाइटल नहीं था, इसने टाइटल रख लिया कुछ कुछ होता है। मैंने कहा जिस पिक्चर का टाइटल हो कुछ कुछ होता है, मैं उसके गाने ले लूंगा। सच बता रहा हूं आपको, मैंने पिक्चर छोड़ दी। मैंने पिक्चरें छोड़ दी हैं, एक गाना एक लाइन नहीं, ये मुझे थोड़ी वल्गर लग रही है, ये लाइन मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, पिक्चर छोड़ दी। मुझे उन्होंने कहा आप ये ऐसे लिख दीजिए, तो किसी और से लिखा लो, मैं इतना काबिल नहीं, मैं नहीं लिख। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रोफेशनली काम नहीं किया है जो मेरे कॉन्शियंस के बिल्कुल खिलाफ हो। आपने, मैं 1980 से गाने लिख रहा हूँ, गाने तो छुपे हुए नहीं हैं, मुझे एक गाना बता दो। मैं 1970 से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मुझे एक डायलॉग बता दो जो ज़रा सा भी वल्गर हो। और एक समय था जब डबल मीनिंग डायलॉग और डबल मीनिंग गाने लिखे, मैं पिक्चर ही छोड़ देता। नहीं, मैंने वो पिक्चर भी छोड़ी है जिसमें गाने में वल्गैरिटी नहीं थी, एक सीन था जो वल्गर था। मैं उस पिक्चर से एसोसिएट ही नहीं होना चाहता जिसमें ऐसा सीन है। अभी तक तो निभाया है, लेकिन अब क्या मालूम, इंसान ही हूँ, कभी बड़ी मजबूरी पड़ जाए तो कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। लेकिन जहाँ तक ऐसा नहीं है कि मैंने सब अपनी मर्जी का काम किया। लोगों की सुने बिना ज़िंदगी नहीं चलती। आप घर में अपनी बीवी की सुननी पड़ती है, अपने पति की सुननी पड़ती है, अपने बच्चों की सुननी पड़ती है, अपने बड़ों की सुननी पड़ती है। बहुत से काम आपको अपनी मर्जी के खिलाफ थोड़े करने पड़ते हैं। आप कहें हम तो वो ही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, वो नहीं चलेगा। कभी कभी आपको झुकना भी पड़ता है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन उसकी एक हद होनी चाहिए, यहाँ तक और इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में किए हैं, लेकिन एक हद तक। उसके बाद मेरा नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता, कोई बात नहीं, वो नहीं करूँगा। सर एक तीसरा सवाल आ रहा है बैल्कनी से। कहाँ है वो तीसरा? कोई है बैल्कनी? वो है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, બધા સ્વજન મિત્રોને મારા નમસ્કાર। सर मेरा आपसे एक ये सवाल है कि अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी पैर है, जैसे शंकर जयकिशन, कल्याणी आनंद जी, लक्ष्मी प्यारे और सलीम जावेद भी थे, बराबर। तो सलीम जावेद में ऐसा क्या हुआ कि सलीम और जावेद दोनों अलग हो गए? एक्चुअली वैसे शंकर और जयकिशन भी अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग भी जो पिक्चरें करते थे वो टाइटल शंकर जयकिशन ही देते थे, लेकिन बहुत दिनों तक वो लोग अलग काम करते रहे। खैर ये तो एक अलग बात। देखिए क्या है, आपकी और एक पार्टनर की सीमेंट की फैक्ट्री है। पहले आप बहुत दोस्त थे, फिर उतनी दोस्ती नहीं रही, अलग अलग दोस्तियाँ हो गई, अलग अलग माहौल में चले गए। लेकिन आपको मालूम है कि सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल कितने का आता है, सीमेंट कितने जो बनती है उसमें क्या आपको एक्सपेंस होगा, आपको जो वर्कर है उनको क्या सैलरी देनी है, मार्केट में सीमेंट की क्या वैल्यू है, तो इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है। आपकी अगर बहुत ज़्यादा वार्म रिलेशनशिप ना भी रहे तो सीमेंट फैक्ट्री चल सकती है। वही स्टील फैक्ट्री के बारे में है, वही टेक्सटाइल फैक्ट्री के बारे में। ये जो काम है राइटिंग का, ये एक
इनटेंजिबल काम है। एक सीन अच्छा है कि बुरा है, इसका कोई बैरोमीटर नहीं है, इसकी कोई वेइंग मशीन नहीं है, इसका कोई स्केल नहीं है कि नाप लिया नहीं सीन ठीक है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। जो तक दो आदमियों में परफेक्ट रपो है तो मिलके एक सीन बना सकते हैं। वो रेफो जिस दिन कम हो गया तो ये सीमेंट की फैक्ट्री नहीं कि फिर भी चलेगी, ये नहीं चल पाएगा। तो कहीं हमारे साथ भी क्या हुआ, शुरू में हम लोग सुबह से शाम तक साथ रहते, साथ काम करते थे, फिर रात में साथ बैठे हुए दारू पी रहे, लेट नाइट, फिर उठे, यंग थे हम लोग, फिर 10 बजे काम पे लग गए, 2 बजे तक शराब पी के। फिर जैसे जैसे हमारा कुछ स्टेटस बना, कुछ हम में सोबराइटी आई, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अलग से हो गए। काम में मिलते थे मगर हमारे फ्रेंड सर्कल अलग हो गए, हमारी इंटरेस्ट कुछ अलग हो। धीरे धीरे वो जो रेपो था, वो जो रिश्ता था, वो कमज़ोर हो गया। तो ऐसा लगा कि अब ये काम वैसे नहीं हो पाएगा जैसे हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब वो नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जब तक साथ में काम किया, ज़्यादातर काम काफ़ी अच्छा किया, लोग आज तक उसकी तारीफ़ करते हैं, एंड वी अचीव्ड समथिंग, वो अच्छी बात है। उसके बाद अगर बजाय इसके कि हम ढलकते चले जाते नीचे नीचे नीचे, तो उससे अच्छा था कि वो है शायर का तारुफ रोग बन जाए, तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन, तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक रिलेशनशिप बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बोलिए जी, आप इनकी फिक्र मत कीजिए। हाँ, एक सर ऊपर से ही एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर, हम सब जानते हैं कि फिल्में हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, हाँ और इसी कॉन्सेप्ट पे एक दृश्यम करके मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन मूवीज में से बहुत सारी चीजें सीख कर, और जो भी पूरी स्टोरी थी वो सबको पता होगा। तो सर अभी मुझे नहीं पता आप क्या अच्छा, हाँ, दृश्यम करके मूवी थी अजय देवगन जी की। अच्छा, और उसमें वो मूवी में से बहुत सारी चीजें सीख के फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और प्रॉब्लम अच्छा, सॉल्व करते हैं। अच्छा। सो मैं कहना ये चाहता था कि हम सभी लोग फिल्मों में से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और कई ऐसी चीजें होती है जो हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते जी। हैं। बट अभी प्रैक्टिकली जैसी फिल्में या फिर जो स्क्रिप्टें बन रही है, हाँ। उसमें कुछ पॉजिटिव सिनेमा करके हम कुछ कॉन्सेप्ट सोचे और उस पे से बच्चे क्या सीखते हैं या फिर बच्चों को क्या पॉजिटिविटी मिले, ऐसी फिल्में कम बन रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। इसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहे कि जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं यंग, उनको फिल्मों में से, जैसे आपने अभी बात कही पॉजिटिविटी की, आपके डायलॉग्स की और एथिक्स की, सो उसके ऊपर कुछ आप कहना चाहे, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं जो फिल्में देख के ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बिगड़ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में 14,000 थिएटर, अमेरिका जिसकी पॉपुलेशन 1/3 है इंडिया से, वहाँ पर 1 लाख थिएटर है, हमारे पास है 14,000 थिएटर। उन 14,000 थिएटर में से 8,000 थिएटर साउथ की स्टेट्स में है, चेन्नई में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 8,000 थिएटर। अब बचे कितने? 6,000। 6,000 में से ज़्यादातर थिएटर वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में। उनमें से जो फिर बचे तो वो हिंदी बेल्ट में जाते हैं, मध्य प्रदेश में, यूपी में बहुत कम सिनेमा हाउस। तो अगर बच्चे फिल्मों से बिगड़ रहे हैं तो साउथ के बच्चे ज़्यादा बिगड़े होने चाहिए, और गुजरात के और महाराष्ट्र के ज़्यादा बिगड़े होने चाहिए, और यूपी के बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए, इसलिए कि वहाँ तो फिल्में सिनेमा हाउस नहीं है। मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए, वहाँ बहुत कम सिनेमा हाउस है। तो ये आपको ऐसा लगता है ऐसा है तो फिर आगे बात की जाए, और आपको लगे ऐसा ही नहीं है तो फिर फिल्म से तो नहीं बिगड़ रहा है, कुछ और चक्कर है। नहीं मतलब ये पूछ रहे कि पॉजिटिव सिनेमा हमारे
फिल्म इंडस्ट्री में पॉजिटिव सिनेमा होना चाहिए या नहीं होना जो चाहिए, वही बात। जो बच्चों के लिए फिल्म बनाए, आपके मुल्क में एक चिल्ड्रन नहीं, फिल्म सब सोसाइटी है, अच्छा होना वो चाहिए। बच्चों के लिए बननी चाहिए। फिल्म में सब अच्छा होना चाहिए, फिल्में पॉजिटिव सब होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। हर आदमी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हर आदमी को घर और दवा और दारू मिलनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, इसमें क्या शक है। मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो ये रियलिटी ये है। सर हेलो लास्ट, हेलो सर, सेकंड लास्ट आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? Thank सबके अलग अलग लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर हेलो जी जी, हेलो माइक कहाँ है आपका? सर यहाँ पे, सर मेरा पहला क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, कौन सा? इधर इधर। हाँ बोलिए। सर मैंने सलीम जावेद को देखा है और जावेद अख्तर को सुना है, तो ये देखने से और सुनने में जावेद अख्तर अच्छे थे या सलीम जावेद अच्छे थे, उनके बीच का डिफरेंस क्या, तो आप बताओ सर। देखिए कोई बात नहीं, सवाल इन्होंने किया, जवाब देना मेरा काम है ना। 70s और 80s में तो सलीम जावेद कमाल के थे, और अब जावेद। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, जी आप पूछ रहे थे। माइक के बिना सवाल नहीं कीजिए, लोग नहीं सुन सकते। क्या टाइम क्या है? टाइम हेलो, 10 बजे खत्म। थैंक यू सर। ठीक है। सर आपने अपनी जिंदगी में काफी सारे अलग अलग जो रंग है उनको देखे हैं, महसूस जी, किए हैं। जी, जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम आपको स्क्रीन पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे, टीवी में देखते थे, मीडिया में, समाचार पत्र में देखते थे, उस तरह से आपको जानते थे। पहले तो बताइए, आज थे क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हर बात में आपने थे कर दिया। आज रूबरू मिले हैं, मेरा कहना जबकि हम दोनों जिंदा हैं, हम में से कोई भी गुजर गया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो आज थे क्यों है? नहीं, मेरा कहने का हाँ। मतलब है कि है? अब तक ये जो था, आज हम आपसे रूबरू मिले हैं, मेरे कहने की बात ये है हाँ। कि आज जब हम आपसे रूबरू मिले हैं, तब एक चीज मुझे कहने का मन होता है कि तुरंत इसका जवाब देना शायद थोड़ा मुश्किल है, फिर भी नहीं, अपनी वो आप तय नहीं कीजिए, मैं तय करूँ। फिर भी आप अपना सवाल कीजिए, जवाब तुरंत दिया जा सकता है कि नहीं, ये डिसीजन मेरा होगा। बताइए। अपनी जिंदगी के ऐसे 2 पड़ाव या प्रसंग हमें शेयर करिए जहां पे आप सबसे ज्यादा खुश हुए हो और सबसे ज्यादा दुखी हुए हो। ऐसी 2 अलग अलग घटनाएं, प्रसंग आप हमें शेयर करिए। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब बच्चा साइकिल से गिरता है तो सबसे पहले उठ के साइकिल पर वापस बैठ के चलने लगता है, और फिर थोड़ी दूर जाके फिर वो अपने घुटना सहलाता है। हम फौरन अपना जो गम है, जो सच्चा गम है, वो फौरन नहीं एक्सेप्ट करते। हम कहते हैं क्या हुआ, हो गया हो गया। धीरे 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 वो दर्द पैदा होना शुरू होता है। ऐसे ही खुशी, जो अपनी खुशी में फौरन खुश हो जाए तो बड़ा छिछोरा आदमी होगा। खुशी को पी जाओ, रखो, इत्मीनान रखो, सोचो अच्छा हो गया। मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ज़िंदगी में जितने अरमान करता हूँ वो जब पूरे होते हैं तो मुझे कुछ हॉलोनेस की फीलिंग होती है। यही चाहिए तो तुम्हें लो मिल गया, आप क्या। तो मुझे उससे बहुत होनी थी। और जो दुख होते हैं वो उनको आप रैशनलाइज कीजिए। हम लोग विक्टिमहुड बहुत है हम में। मेरे साथ दुनिया ने ये किया। एक आप बीती नंबर निकला था, साबिर दत्त जिनका मैंने नाम लिया था कुछ देर पहले, वो पब्लिशर थे, तो उन्होंने एक आप बीती नंबर निकाला। उसमें कोई 200 राइटर्स की आप बीती 8-8, 10-10 पेजेस में थी। अब जिसकी भी आप बीती पढ़ो तो लगता है इस पे बहुत जुल्म हुआ। तो यार सब पे ही जुल्म हो रहा है तो ये कर कौन रहा है? कोई तो कर रहा होगा। जिसकी भी यहां पर आप लाइफ हिस्ट्री पूछेंगे वो बताएगा मेरे साथ क्या जुल्म हुआ। सच ये है कि हम में से हर एक में जालिम भी है और मजलूम भी है। जुल्म सहने वाला भी मौजूद है, जुल्म करने वाला भी मौजूद है। तो हम, जब मैंने एक शेर कहा है, आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे ध्यान आया, आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे ध्यान आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। क्या बात। तो ये जो है अपने दुख जब समझो
तो ये भी देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, लोगों को आपने क्या दुख दिए हैं, तो अपना दुख इतना बड़ा नहीं लगता है। मैं तो अपने को इतना खुशनसीब समझता हूँ। मेरा घर जो है एक ह्यूज घर, 2 फ्लोर पे, सामने समंदर है। सुबह ट्रॉली पे मेरे लिए नाश्ता लाते हैं, उसमें ऑमलेट, फल, ये वो, जूस। तो मैं सोचता हूँ कि तेरी औकात ये हो गई, तो ऐसा खा रहा है, सामने समंदर है, वो घर में बैठा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई रोल कर रहा हूँ या कोई सीन देख रहा हूँ पिक्चर का, ये मेरा सब रियल नहीं है। तो मैं तो ये जो आती हैं सहूलतें हैं ज़िंदगी में, वो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ड्रामा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक बात वही है जो इन्होंने कोट की थी कि अर्जुन जिंदगी से यूं गुजर जैसे पत्ता पानी पे तैरता है, कि एक ओर वो पूरा पानी में है और दूसरी ओर पूरा सूखा है। ये सब चल रहा है, खेल है जिंदगी के, इसमें दुख भी है। अच्छा चलो, एक बहुत बड़ा दुख मुझे मिला था जब मैं 16 साल का था, मिसाल के तौर पे। तो अब मेरे पास ये पावर हो कि मैं वापस फीता वापस करके फिल्म का वो सीन काट दूं। तो वो सीन नंबर 36 काट दूंगा मैं, तो सीन नंबर 64 जो हाईलाइट है मेरी लाइफ का, वो भी कट जाएगा। वो दुख मेरे हिस्से में थे। जैसे जो कुछ हुआ मेरी जिंदगी में, आज अगर मैं अपनी जिंदगी को ठीक समझ रहा हूं, तो उन दुखों के बिना यहां नहीं पहुंच पाता मैं। वो सब पैकेज है। तो ज्यादा एक तो अपने गम को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अरे हम तो बड़े आराम से, भाई आप उनकी सोचो, हमने तो वो दिन देखे हैं, उसके आगे तो हमें आज कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जब खाना कहाँ दोपहर में मिलेगा, रात को सोएंगे कहाँ, एक प्याली चाय कौन पिला देगा, यही प्रॉब्लम था। तो अब इसके बाद मैं सोचूं वो मुझे मिलता नहीं है, मैं बहुत दुखी, तो बकवास है। शुक्र करना चाहिए, ज़िंदगी इतनी मेहरबान है। कितने लड़के होंगे जो मेरी उम्र के जब मैं था, आज उस हाल में होंगे जिसमें मैं था, तो उनका दुख ज़्यादा है या मेरा? सबसे बड़ा दुख दुनिया का, याद रखिएगा, भूख है। भूख से बड़ा कोई दुख नहीं। कौन मर गया, किसने छोड़ दिया, कौन नहीं मिला, सब सेकेंडरी बात है। पहला दुख है जब 3 दिन खाना ना मिले। ये दुख मैंने देखा है, और ये दुख करोड़ों इंसान आज भी देख रहे हैं। तो मैं अब दुख के बारे में सोचूं, गम के बारे में सोचूं, तो ये बहुत ही थैंकलेसनेस होगी लाइफ। लाइफ हैज बीन काइंड टू मी, आई एम थैंकफुल। લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, અને હું સાગર જાદવજીને વિનંતી કરું છું કે આપ બેક સ્ટેજમાં આવી જાઓ સર। देखिए भाई, वो जो खड़ी हुई है, હા, वो લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જી, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન। માઇક મારી પાસે છે, મારે ક્વેશ્ચન પૂછવો છે। भैया माइक दे दो उन्हें। आप दोनों अंदर अंदर तय कर लो कौन पूछेगा। माइक दे दो। अरे वो ऊपर गया तो माइक ऊपर का ही हो रहा। अच्छा, आ गया, चलो। अरे यार बेचारे जगदीश जी परेशान हो रहे हैं। अब कितना टाइम हो गया? सर नहीं, मैं तो अभी पूछूंगी जब आप उनको उनका भी प्रश्न लोगे। नहीं, आप बोलिए। आप अपना पूछ लीजिए। ठीक है सर, तारीफ कर सकती हूँ पहले? खुल के। थैंक यू। और आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, जितनी देर आपका हाँ सर, हाँ सर, ये लोग इनको थोड़ा डांटिए आप। सर सबसे पहले तो प्रशांत की तारीफ कि उसके वजह से हमें आप मिले, तो आई थिंक कैन वी क्लैप फॉर हिम। एंड ऑफ कोर्स अजीता, जगदीश जी, सब लोग ही आप लोग स्वजन के लोग। और सेकंड कि सर मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, और मैं हरदम सोचती थी ये जो फिल्म इंडस्ट्री के शायर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, ये लोग ना कहीं कहीं बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे। और आज वो मुझे यकीन हो गया कि आप लोग, हम तो ये 2-4 साल की पढ़ाई में ये सब सीखते हैं, पर आपने जिस तरह ज़िंदगी को सीखा है और जिस तरह से आप उसका जो निचोड़ है वो हमें परोस पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 10-15 साल की जिंदगी जी ली है 2-3 घंटों में। सो थैंक यू सर। सर मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पहले मैं आपके इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूं, मुझे खुशी भी हुई इससे और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। वजह यह है कि आपने मेरी तारीफ की और फिर कहा सभी सॉन्ग राइटर ऐसे होते हैं, तो मजा चला।
मेरा है? प्रश्न पूछोगे? अब आपने जनरलाइज ही कर दिया, तो भाई सभी ऐसे होते तो क्या बड़ी बात। नहीं नहीं, अभी हाँ। मेरा प्रश्न सुनोगे तो आपको समझ जाएगा। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे कुछ नहीं करना बाकी लोगों से, लेकिन मैं जावेद, ये वाला जो जावेद है, इससे और कहाँ मिल सकती हूँ, और कहाँ हमें आप इस रूप में मिल सकते हो? हमें आप शायर के रूप में, पोएट के रूप में, लिरिसिस्ट के रूप में तो हर जगह हो, पर ये वाला आपका वर्जन हमें और चाहिए, तो हम वो कहाँ मिलाएं? आप सर ये लोग फिर नेक्स्ट बुला टाइम ये लीजिए, आपका प्रोग्राम कर रहे हैं सूरत में, और फिर आप बुला लीजिए, मैं आ बिल्कुल। जाऊंगा। एकदम अकेले मिलना थोड़ा मुश्किल है। कोई नहीं नहीं, मुझे मिलना भी नहीं है? मुझे आपको नहीं, जी। सीरियसली अगर आप वचन दें तो मैं आपको, ये बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है सर, आई मीन मैंने आज ही प्रशांत को मैसेज किया कि यार ये क्या है, तुम ऐसे इतने छोटे इसमें क्यों बुला रहे हो, पर वो इतना बिजी है, उसने जवाब नहीं दिया। पर आप संजीव कुमार में तो आना ही पड़ेगा आपको वापस सर। जरूर जरूर जरूर। आप आओगे? जी मैं आएंगे, अभी बिल्कुल डेट आएंगे, पे और डिपेंड उनके करता साथ है, हम भी कौन सा टाइम है, क्या है। अब मैं कहीं काम में हूँ कोई, या नहीं देश से नहीं, बाहर गया आप हूँ। अगले साल की डेट लेंगे हम। ठीक है, ठीक आप है, आओगे? जरूर। ओके, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, थैंक यू। અને હવે હું સાગરજીને વિનંતી કરીશ, આપ आओ प्लीज। सर एक सवाल बाकी है। इन्होंने एक सवाल। हाँ सर, आपने लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छा बताया था, जैसे उर्दू के बारे में आपने बताया, बहुत सारी लैंग्वेज का आपने एक जो स्टोरी बताया था। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री में ये जानना चाहता हूँ कि जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, इससे पहले पाली लैंग्वेज थी, उर्दू लैंग्वेज, तो उसका इंटीग्रेशन या उसका कुछ हिस्ट्री किस तरह का है? अरे संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है, उसको आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? वो तो क्लासिकल लैंग्वेज है, बरसों पुरानी, सदियों पुरानी। ये तो 700-800 साल पुरानी है, वो हजारों साल पुरानी है, तो उसको आप इसमें न लगाइए। पाली भी बहुत पुरानी भाषा थी। और आप लोगों को एक बात मालूम है कि दुनिया की सबसे पुरानी स्पोकन भाषा कौन है? तमिल। तो संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, और जो संस्कृत की स्क्रिप्ट है उससे बेटर तो दुनिया में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं। जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्ट है दुनिया की जिसमें मिसप्रोनाउंसिएशन पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबली नहीं कि आप मिसप्रोनाउंस करें। जो शब्द जैसा लिखा हुआ है वो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका भी कमाल है, लिखा हुआ वहां फा है, फिर लिखा है, आप उसे फिर बोलते हैं। ये संस्कृत की गलती नहीं है, ये आपकी है। मैंने पूरी नेशन फिर बोलने लगी है, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। अरे भाई फिर क्या होता है? फिर होता है। फा लिखा है संस्कृत में, आप उसे पढ़िए। तो संस्कृत की जो स्क्रिप्ट वो दुनिया की मोस्ट साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, और संस्कृत तो मदर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस है, उसे आप यहां कहां ला रहे हैं? और पाली भी बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, और अशोक ने बनाई थी, अशोका के मौर्य पीरियड में पाली को उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था। लेकिन ये तो उर्दू तो, और ये जो मॉडर्न हिंदी है, जो जिसे आप हिंदी कहते हैं, ये तो कल पैदा हुई है। जो हिंदी का सबसे पुराना पोएट है वो शायद 250 साल पुराना होगा, जो खड़ी बोली हिंदी है। अब ये आप देखिए, तुलसी हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, सूर हैं, जो ये पोएट, ये खड़ी बोली के पोएट नहीं है, इनमें से कोई खड़ी बोली का पोएट नहीं। हिंदी खड़ी बोली जो आज नेशनल लैंग्वेज कहलाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है, ये तो 200-225 साल पुरानी है, उससे ज्यादा नहीं है। आपको ये, अब वो उनको क्लेम करे, सूर को या तुलसी को, कबीर को, कर ले, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में तो नहीं लिखा है। मैं तो दोहे पे पूरा प्रोग्राम करता हूं, किया है मैंने, जो 7-8 साल से राउंड द क्लॉक चल रहा है आपका इस पे टाटा स्काई पे। तो दोहे जो है ये 500 साल 700 साल पहले भी लिखे गए, वो उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी नहीं थी। रहीमन मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। तो ये खड़ी बोली हिंदी नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ये खड़ी बोली नहीं है, ये अवधि है। तो ये अवधि हो, मैथिली हो, काठियावाड़ी हो, इसको क्लेम कर ले आप, वो कहें कि ब्रिज भाषा हो, ये सब हिंदी है, वो अलग बात है, फेयर नहीं है।
ब्रिज अलग भाषा है, मैथिली अलग भाषा है। उनकी स्क्रिप्ट सबने संस्कृत से ली है, आपने भी ली है। संस्कृत की जो स्क्रिप्ट देवनागरी है वो उनके पास भी थी, आपके पास भी है। लेकिन उसको आप कहें कि मैथिली कोई भाषा ही नहीं है, गलत बात। ब्रिज कोई भाषा ही नहीं है, गलत बात। तो ये तो अभी की लैंग्वेज है, चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, ये तो कल पैदा हुई बच्चियां हैं। संस्कृत कहाँ, उसका इनके साथ क्या जिक्र करना है। सागर जादव जी को विनती है, आप आइए सर। उन्होंने आपके लिए एक स्केच बनाया है, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अक्सर मुझे तस्वीरें मिलती हैं और मैं देख के सोचता हूँ मैं कितना बदल गया हूँ। तो अभी मैं ये देखता हूँ।